मैं बताता क्या हूँ। तय किया जी? इसका रिज़ल्ट ये आया है कि एक तो इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि आदिवासी वीर सेना जो अभी तक अनरजिस्टर्ड रूप में चल रही थी वो अब रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएगी, उसकी कार्रवाई जल्दी शुरू हो जाएगी। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे कि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति है वो बढ़ेगी। एक स्ट्रक्चरल वे में, प्रॉपरली मैनेज्ड वे में जो है हम आदिवासी वीर सेना को चला पाएंगे और हर व्यक्ति को अपना रोल पता होगा कि मुझे क्या करना है। जो भिन्न भिन्न स्तर पे पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, उनके टारगेट फिक्स किए जाएंगे हैं, और इसी से उभरेगा हमारा आर्थिक सशक्तिकरण। हमारी आदिवासी वीर सेना का जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो इसी से उभरेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और दूसरा, तीसरी बात जो है, एक जो आत्म चेतना काडर जो हम चलाएंगे अपने सैनिकों को काडराइज करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उसका भी निर्णय लिया गया है। उसके लिए सिलेबस भी तैयार होगा। महिला सशक्तिकरण पे मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि एक जैसे फर्जीवाड़ा चलता है महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के नाम पर विशेष रूप से राजनीति होती है, इस पर कोई सुधार कार्य करेगा आधर्म विषय? दोबारा बोलेंगे? महिला सशक्तिकरण पे राजनीति होती है जबरदस्त, मीडिया से लेकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो एवरीवेयर, तो इस पर कोई सुधार कार्य होगा? देखिए, इसमें तो सुधार कार्य की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता भी है, क्योंकि किस तरीके से राजनीतिक में महिलाओं का जो शोषण बढ़ रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। उसमें कुछ नया, कुछ अच्छा, बेहतर करने की जरूरत है। महिलाओं के नाम पे राजनीति होती है जबरदस्त, पूरी मीडिया चलती है, लेकिन महिलाएं वहीं की वहीं जाती हैं। वो इसीलिए है क्योंकि जो महिलाएं खुद अपनी शक्ति को नहीं पहचान पा रही। आपके कार्यक्रम में कई बार महिलाओं के उत्थान के लिए जिक्र किया गया। जी हाँ, बिल्कुल इसीलिए जिक्र किया गया, क्योंकि जो महिलाओं को ये समझाने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हर एक महिला के साथ एक शक्ति शब्द जोड़ा गया, ताकि वो अपनी ताकत को समझ सकें। वो ये ना समझे कि भी हम सिर्फ एक महिला हैं। महिलाओं का आर्थिक तौर पर संपन्न होना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी बन जाता है जो कि वो किसी का शिकार ना बने। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, वैसे तो ये हर एक व्यक्ति के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन महिला क्योंकि काफ़ी हजारों साल से मतलब शिक्षा से वंचित रही हैं, तो उसको दबा कुचला माना गया है। तो इसलिए महिला का एक मजबूत होना, जागरूक होना वो बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन शायद आप ज़रूर कम शब्दों में या जैसे भी जवाब दे पाएंगे। क्या महिला का किसी पुरुष पर निर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। महिला खुद अपने दम पे भी, और पुरुष के ऊपर महिला का वो नहीं है, क्योंकि जो पुरुष है वही सही मायने में निर्भर महिला यही है ना कि महिला 90% से भी ज़्यादा, बल्कि 98%, 99% महिला जो है पुरुषों पर निर्भर करती है। नहीं, देखिए, सारे घर को जो चलाने वाली शक्ति है वो तो महिला ही है। हाँ। पूरे परिवार का ताज जो जिसको कहते हैं वो महिला ही है। तो ये कहना कि जो महिला पुरुष पे निर्भर है ये गलत है, बल्कि पुरुष जो है वो महिला पे निर्भर है, ये सच्चाई है। थैंक यू। निधि जी हमारे बहुत सीनियर हैं, ये हमारे बस गुरु जी के सानिध्य में हम लोग जो बहुत अच्छा, ये उमा भी है। एक मिनट, उमा गाजियाबाद से। उमा जी, ये भी निपटाना ही पड़ेगा बीच में। उमा जी गाजियाबाद से। मीटिंग में डिस्टर्बेंस। वही डिस्टर्बेंस। आदिवासी महिला शक्ति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आज हमको भीम, जय भारत, जय संविधान। आदिवासी वीर सेना में नोएडा से रेशमा इंडियन जी आई हैं और यहीं से दिल्ली से गुरमीत कौर जी महिला संगठन को लेकर सक्रिय हैं। और बात करेंगे किन मुद्दों पर आप एक्टिव हैं और क्या विचारधारा है आज के मुद्दे सर। देखो,
संवैधानिक और मतलब जितनी भी हैं विचारधाराएं तो अच्छी हैं, जिसकी मतलब पूरी यहाँ पर जितनी भी विचारधाराएं हैं वो संवैधानिक विचारधाराएं हैं और ज़्यादा बेटर मतलब आवाम की, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति या एक विशेष किसी भी मतलब धर्म की बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि मतलब हमें राजनीतिक, सामाजिक और संगठित जो बाबा साहब कहते थे वो होना चाहिए, और वही यहाँ ये कैडर उसी के लिए बाबा हुआ साहब और जो बहुत चाहते अच्छा थे वो तो आज तक मतलब बहुत वीक पोजीशन में है। जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब के नाम पर तो सब चल रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कहीं फीकी हो रही हैं। हाँ, फीकी हो रही हैं, लेकिन कब तक फीकी होंगी और क्यों फीकी हो रही हैं ये हम सब समझ ही नहीं पा रहे हैं। सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सैयद हसन फ्रॉम उड़ीसा हमारे साथ में मौजूद हैं, और आज के अंजलि हत्याकांड से लेकर और जो महिला रेसलर्स के साथ में जो भेदभाव किया गया है, जो राजनीतियाँ सामने आई हैं, मीडिया ने भी जमकर सुर्खियाँ बटोरी हैं, इस पर क्या कहें? मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने अपने एक बयान में रामचरितमानस की वो चौपाई जिसमें उन्होंने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर भी बहुत ज़्यादा वह बवाल मचा हुआ है। ऐसे एक नहीं, ऐसे ही और भी 3 चौपाइयाँ हैं जिसमें शूद्र, नारी और दीगर तेली, तंबोली, कुम्हार, इन सब को जो है ब्राह्मण तुलसीदास गोस्वामी द्वारा गाली दिया गया और नारी का जो है अपमान किया गया। ये जो परंपरा रही है, हालांकि तुलसीदास गोस्वामी ने तो चौपाई लिखी है 1576-16वीं शताब्दी में वो लिखी गई है, पर अगर हम देखें तो पहले से जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति का जो नियम था उसको लागू करते हुए उन लोगों ने उसी चीज़ को बरकरार रखा। बीच में मुसलमान भी आए, दिगर कौम भी आए, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था थी वो हमेशा से ब्राह्मणों के हाथ में रही, जो जिसका आज हम जो है नतीजा देख रहे हैं। आज भी एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के अनुसार आज भी एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसके आंकड़े के अनुसार हर घंटे ऐसे ही अंजलि, ऐसे ही वो रेसलर, ऐसे ही कई लड़कियों का हर घंटे कहीं ना कहीं बलात्कार होता है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की। और इसके अलावा हर एक को कोई किसी को भी हर प्रकार से, जैसे कि ज़मीन का विवाद हो, जातिगत टिप्पणी हो, हर किस्म का वो किया जाता है। ये चूँकि ये एक राम राज्य है या हिंदू राष्ट्र है या हिंदुत्ववादी लोगों की, ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद जो है, मनुवाद है, पूरी तरह से हावी है। ठीक है, 1927 को 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन दिवस मनाया, जिसमें एक ब्राह्मण ने स्वयं मनुस्मृति को जला दिया। लेकिन मनुस्मृति आज भी लागू है, उसी तरह से लागू है जिस तरह से आज हम देख रहे हैं। ये सब जो है उसी कांड का नतीजा है, और ये भी प्री प्लान तरीके से भाजपा सरकार द्वारा या RSS द्वारा प्रायोजित किया जाता है, ताकि वोटों को पोलराइज करके अपनी ताकत को वो बढ़ा सके। ये है मकसद। और क्या ये जो अंजलि हत्याकांड है, इस तरीके से महिलाओं पर जो जुल्म होते हैं, क्या ये दहशतगर्दी के लिए होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए, हिंदुइज्म वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टेररिज्म। हमारी बच्चियां जो है डर के बैठ जाएं। हाँ, डर के बैठ जाएं। वो तो चाहते हैं ना, जैसे मैंने अभी चौपाई के बारे में कहा, रामचरितमानस की जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना, तो यही कहा ना, तो नारी जो है पूरी तरह से जो है उसको जो है टॉर्चर टूल के समान है, या एक आप कह सकते हैं कि एक वस्तु के समान उसको रखी गई। ठीक है, तो ये ओके सर, थैंक यू। दोबारा ये लोग मैं उनके सामने हाथ जोड़ने के से बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, महिला की शक्तिकरण की बात करना चाहती हूँ मैं। गवर्नमेंट से जो भी हम लोग ले सकते हैं वो हमारा पूरा प्रयास है गुरु जी के सानिध्य में। इसके अलावा हमारी बात राजस्थान की कुछ लोगों से, कुछ कंपनी से ऐसे चल रही है जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो दिल्ली में आकर उन लोगों के घर जाएंगे जहाँ लेडीज को निकलना बाहर अलाउड नहीं है। घर घर जाकर वो लोग लेडीज को हुनर सिखाएंगे, कढ़ाई भी
और जो भी उन लोगों को आगे दूसरी कंट्रीज में सेल आउट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, जिसमें हमें इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना कपड़ा और जितना भी सामान यूज होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी और वो खुद सिखाकर उन पीसेस को खुद ही खरीदेगी वो हैंडीक्राफ्ट की कंपनीज, जिससे हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, भी आगे आएगी, जिसमें हम लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। तो इसी विषय में मुझे भी लगता है किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति का आगे होना बहुत जरूरी है। आधी आबादी बहुत महत्व रखती है पूरे वर्ल्ड में। बहुत बढ़िया। डीजीपी साहब का बाकी नाम मुझे मालूम नहीं है, डीजीपी साहब का डीजीपी मुझे इस जगह में तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनको मेरा खास कर पता है, जैसा घर तक किसी को पता होता है। तो मेरी सच्चाई की एक फौज है जो सच्चाई में मैंने तैयार नहीं है, ये नहीं किसी लालच से इलेक्शन मैंने लड़े। मैंने अपने फारूकुल्ला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा दरगाह में श्रीनगर में, उसको मैंने एक चैलेंज दिया था कि मैं लड़ सकता हूँ, मुझे नहीं रखी है। उसके एमपी के खिलाफ भी लड़ा, एमएलए के 2 इलेक्शन में लड़े, मगर मैंने सच्चाई की लोगों के साथ। उसके अलावा भी मैं चुप करके नहीं बैठा, उसमें मैं लोगों के साथ शामिल करना चाहता रहा। तो मैं अपने सबसे पहले यही शुक्रिया करता हूँ कि दोबारा हमें मौका मिला, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वीर सेना में मुझे पहली बार वीर सेना में मुझे पहली बार मौका मिला। मैं समझता हूँ ये बहुत आगे जाने वाली है, बहुत आगे जाएगी। इनको इंसानों का कदर है, इनको अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसके साथ चलने वाले हैं इंशाअल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें आज जितने हम यहाँ पे खेल जमा इसका 4 गुना अगली मीटिंग में होने चाहिए इंशाअल्लाह। हमारी वोट हमें इसके लिए जल्द से जल्द बढ़नी चाहिए। वोट बन के हम गरीबों का साथ देंगे, ये नहीं कि वोट बन के हम किसी का सतावा करेंगे नहीं। हमें गिरे पड़े सारे उठा कर चलना है, गले लगाना है। किस पार्टी से है, किस जगह से व्यवस्था है, किस हमें उसके साथ कोई नहीं है। हमें ये है कि जो इंसान कमजोर है, जो इंसान मुसाफिर है, उसको अपने साथ चलाना है इंशाअल्लाह। हमारे ये आदिवासी वीर सेना, ये मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, मुझे उम्मीद भी है इंशाअल्लाह। खासकर मैं पहले तो पूरे भारत का कहता हूँ कि इंशाअल्लाह इसकी आवाज मिलेगी और कश्मीर के एक घास के तिनके पर भी आवाज होगा। ये ट्रेनर्स जो हमारे ट्रेनर हैं, प्रचारक हैं, उनकी ट्रेनिंग आगे कैसे हो, उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा, कहाँ से आएंगे ट्रेन करने वाले, इसके बारे में रामपाल महाराज विचार रखेंगे। ये हमारा अपना पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर सब अपने विचार रखेंगे। एक मिनट, ये बच्चा है भाई, थोड़ा सब लोग अपना कैमरे में नोट कीजिए। हाँ, फोटो चले जाएगी। ये बच्चा, आप थोड़ा फोटो दिखाइए और इसको ट्रेस करने में मदद कीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, ये टीवी पे आ जाएगा। ये बच्चा स्कूलपुर जो जे कॉलोनी है, इसमें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे सगाई में आया था। बस उस सगाई के कार्यक्रम में ही ये वहाँ से लापता हुआ है। FIR भी हो गई है। कल मैंने सचिव से बात की थी, कई दिन से मैं कर रहा था बात, तो उन्होंने FIR दर्ज तो कर ली है, लेकिन उसके बाद कोई उस पर आगे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप सब लोग इस पर जितना संभव हो सके मदद करें, इसको वायरल करें, ताकि सब लोग तक ये पहुँचे और बच्चे का पता चले। क्या लिखा थोड़ा बता दो बच्चे को। इसमें लिखा गुमशुदा। यह बच्चा दिनांक 15/1/23 से दिन रविवार से लापता है। इसका नाम ऋषभ है, पिता का नाम अवधेश राठौर है। यूपी 24 जिला बदायूं कस्बा दातागंज हस्तल मंदिर के पास से आए हुए थे। मिलने पर दिल्ली सकूरपुर डी ब्लॉक 9697 पर ले आए या पुलिस को ढूंढकर सूचित करें। ढूंढकर लाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा, ये लिखा है। रवि, आप ट्रेनिंग के बारे में बात करें, हमें क्या सिखाना चाहिए अपने कैडरों को, क्या उनको
और सभी लोग का ध्यान रखें और जितने भी राष्ट्रीय कार्यकर्ता के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मेरा परिचय चलाते हैं। मेरा भूषण आवासी और मैं आवास उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ। जैसे कि बात चल रही थी कल्याण चयन मैं ये कहना चाहता हूँ आरएसएस की जो संगठन था उसको बढ़ाने के लिए 15% की लोगों ने काम किया, उसको बढ़ाने के लिए हमारे 85% लोगों ने काम किया। तब जाकर आज उस समय का लोगों ने मेहनत की तो 85% लोगों ने उसको इलेक्ट किया, और आज 85% लोगों की आज हमारे पास जो है मोबाइल नहीं। अगर आप लोग सेना के नाम पर एक ऐसा जिसमें कि उस टाइम में बोला जाए आप तो आप आपको बोला जाए तो शायद है सबको अपना सब जो है दुनिया की ढूंढने की जरूरत नहीं मिलेगी और ये जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि हम आप सब जब हम जाना शुरू कर देंगे तो इसमें जाहिर की बात है सभी लोग आपसी बनाना शुरू कर देंगे और ये आपसी शब्द जो है पूरे देश विदेश में सभी जगह जो है हाईलाइट हो जाएगा। कार्डर पे फोकस करें, कार्डर ट्रेनिंग क्या होना चाहिए हमारा? वो माइक ले लीजिए। मेरा नाम राम गोपाल है। 2022 का जनता पार्टी ले लो। कहना चाहूँगा हम जो काफ़ी थोड़ा था काफ़ी लोगों को विचार भी करते हैं। साहब ने आदेश दिया है कैडर पर तो हमारे कई संगठन हैं, हमारा आदिवासी सेना भी संगठन है, मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ साथ और भी कई समाज में संगठन चलते हैं, उनके बीच में तुलना की जाए तो वहाँ बड़े कैडराइज लोग हैं। कैडर की हमें भी बड़ी जरूरत है, आदिवासी सेना को बड़ी जरूरत है उसकी। हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे को भाषण देने में बड़ा विश्वास करते हैं और अपना चेहरा दिखाने में बड़ा विश्वास करते हैं। हम ही है नेता, हम ही है नेता। तो सर अगर हम ही नेता बनने के चक्कर में लग गए तो हम कहीं के भी न रहेंगे। जैसे तराजू में मेड़ों को भी तोड़ा जा सकता। आज की मीटिंग से मुझे ऐसा लगा कि हम सब खुदक खुदक के लोग भाग रहे हैं, अपनी लाइन से हट के बात कर रहे हैं। हर आज नहीं ठीक है, सुन रहे नहीं सुन रहे बस। हम इधर उधर भाग रहे हैं, हर आदमी अपनी बात कहने पे तुला ही हुआ है, मुझे कुछ कहना ही है, मुझे कुछ कहना ही है। मैं कहना चाहूँगा हमारा दुश्मन है, उसका नाम है आरएसएस। आरएसएस से हमें सीखना चाहिए। आरएसएस का आदमी कभी नहीं कहता कि मैं आरएसएस का हूँ, और हम में ही वो बैठा होता है। हमारी ही बड़ी बढ़िया तरीके से गोभी खोद कर निकल जाता है, ठीक है ना। हमने इसकी गोभी खोदनी है तो देसी किस्म का आदमी कई बार दोस्तों को ज्यादा बोलना तो उसके लिए पहले ही माफी मांग लेना है, क्षमा प्रार्थना चाहिए। जिससे हमारी लड़ाई है वो बड़ा सातिर है, वो साम दाम दंड भेद सबका यूज करता है और हम अपनी भावनाएं एक झटके में प्रकट कर देते हैं नेता बनने के चक्कर में। तो वो नेता बनने के चक्कर में कुछ नहीं बन पाते, गधे के गधे रह जाते। तो कहना चाहूंगा कि भाई हम अपने दुश्मन से भी सीखें कि दुश्मन कैसी रणनीति तैयार कर रहा है। दुश्मन पता ही नहीं चलता वो जीतेगा, ऐसा लगता है कि बीजेपी हारेगी, हार जान कभी कभी जीत जाती है। उसके ग्राउंड लेवल में काम करने वाले लोग बहुत हैं और बड़े बारीकी से काम करते हैं। तो साहब ने मुझे कैडर में बात करने के लिए बोला, तो इसलिए कैडर की बात करूंगा। तो प्लीज हम नेता न बन के एक सच्चे आदिवासी वीर सेना के सिपाही बनेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाईलाइट होने के चक्कर में शायद हम अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो साथ हाथ जोड़ के सबसे विनती है वो न करें प्लीज, ठीक है ना। अगर आदिवासी वीर सेना के साथ जुड़ेंगे, मुझे 4-5 साल से जुड़ा हुआ शायद मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है और ये हम एक वंश जोड़ रहे हैं या लड़ाई वंश की है। ये लड़ाई तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की है, लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई वंश की है। एक वंश दूसरे वंश को दबाना चाहता है।
वो 5000 साल से एक वंश को प्रॉपर तरीके से धरती में दबाए हुए हैं और हम लोग अननेसेसरी दूसरी लड़ाइयों की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपने वंश को मजबूत कर सके, जो आदिवासी शब्द है, तो शायद हम सत्ता भी जीत सकेंगे उनसे। हम बोलते हुए शायद कल्पना बोलो बात को खत्म करता हूँ। और गुरु जी ने डीजीपी साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं दोनों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज हमारी गश्त करने का मीटिंग है, मैंने सुना था, मैं यहाँ अनिल जी के साथ आया, पहली बार आया, मुझे सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे विचार हमारे। और इन लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा कि हमें एक दूसरे का साथ देना है, दूसरे के साथ को आगे बढ़ाना है, तभी हम अपने मिशन में, अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेस हो पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं एक बार पुनः फिर आमंत्रित करूंगा अपना हरियाणा प्रदेश के 10 को दोस्त जरूर कैडर के बारे में संबंध में, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। कैडर में किस तरह से मतलब ये विषय इस पर रखा था 12 नंबर, आज चेतना कैडर लगाना और कैडर कार्यक्रम का सिलेबस तय करना, प्रशिक्षित प्रचारक तय करना और उनका मेहनताना तय करना। तो इसमें अपने सुझाव देंगे। धन्यवाद दोबारा समय देने के लिए गुरु जी। जैसा मैंने अपने जीवन में 20-25 वर्ष कैडर में काम किया, कैडर का मतलब होता है 3-4 लोग मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई और स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि जो नीचे तो 400-500, 4,000, 4 लाख जो लोग हो, उसको समर्पित भाव से उस काम को करे जो 4-5 लोग बताएं। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें जो 20-50 लोगों में करने की नहीं होती। कैडर में, कैडर का मीनिंग होता है कि जो ऊपर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा और हमारा सबसे छोटी यूनिट का सबसे छोटा पदाधिकारी भी वही भाषा बोले, उसको कैडर कहा जाता है। ये लगना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो साहब कांसीराम ने बनाई थी, जो साहब कांसीराम बोलते थे वही उसका बूथ का कार्यकर्ता बोलता था, तो दूसरे लोग कहते थे कि कैडर के लोग। तो आप लोग भी जो व्यवस्था बनाएंगे वो नीचे तक वही जानी चाहिए, साफ सुथरी 24 कैरेट। इसके अलावा हमें आज तक जितने संगठन बने, कैडर की बात है, हर किसी ने अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करने में अपने आप को खराब कर दिया। सबकी लड़ाई वही है कि हम जातिवाद खत्म करेंगे, जातिवादी विरोधी लोगों का मुकाबला करेंगे, विरोध करेंगे, ये करेंगे, इस प्रकार से चाहे राजनीतिक पार्टी बनी, चाहे संगठन बने, किसी भी संगठन ने बन करके अपनी बाहें फैला करके जितने संगठन बने हैं उनको गले लगाने का काम नहीं किया। ये काम आदिवासी करे तो बड़ा अच्छा है, जरूर। क्योंकि लड़ाई ऐसे लोगों से जिनका, हमारे बड़े भाई ने कहा कि उनका व्यक्ति यहां भी बैठा है, नो डाउट बैठा है, इतना बारीक है उनका संगठन, इतने समर्पित है वो लोग, उनका कैडर है, उनकी वित्तीय जो प्रबंधन है उसका कभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिक्र नहीं होता कि कैसे पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अगर कोई गुप्त से बैठा है तो उसको उसकी जानकारी ना मिले। हर विषय को लेकर उनकी अपनी चीजें चलती हैं। हम उनसे ये नहीं सीखते कि हमें उनके जैसा बनना, हम इसलिए दुश्मन की शक्ति को इसलिए जानना जरूरी है ताकि उनके मुकाबले उनसे भी शक्तिशाली कैडर तैयार करें, उनसे शक्तिशाली मुकाबला करने वाले लोग तैयार करें ताकि हम उनको हरा पाए। इसलिए उस प्रकार का कैडर हमें तैयार करना है। ये चीज भारत में चाहे वो महाराष्ट्र के लोग आंदोलन करें, सबसे पहले महाराष्ट्र के लोगों ने आंदोलन किया, पंजाब के लोगों ने शुरू किया, हम एकीकरण नहीं कर पाए। सभी जितने भी आंदोलन चले उनका एकीकरण नहीं हो पाया, हम जिसके खिलाफ लड़ रहे थे उनके खिलाफ आज उसकी सख्त जरूरत है। भीम आर्मी का जिक्र हुआ, वो बहती से बड़ा साबित करने की कोशिश में लग रहा है, कोई और बन जाएगा वो भीम आर्मी से बड़ा बनने की कोशिश में लग जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे से फाइट करके, एक दूसरे से सही बताने में, एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने में हम अपनी एनर्जी, अपना पैसा, तन मन धन, जाती है मतलब ताकत को हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि ये मसला नहीं है। हम हार का कारण यही है, ये कैडर नहीं है। कैडर अब इस चीज की जरूरत है। हमारे डीजीपी साहब उसमें गए, भारतीय राष्ट्र निर्माण से जय कौम निवासी जय भारत,
मैं कहता हूं उनके लोगों से भी अपने लोगों को कैडर दिलाइए, हमारे लोगों को भी कैडर देने जाएंगे। इस प्रकार की परंपराएं जैसे विश्वविद्यालय में होता है, ओरिएंटेशन कोर्स होता है, वह हर प्रकार हर सब्जेक्ट के लोग आते हैं। इकोनॉमिक्स की बात बताएगा ताकि ज्योग्राफी के लेक्चरर को ये पता चलेगा इकोनॉमिक्स कैसी हासिल की, उसको संस्कृत के बारे में पता चलेगा, अपडेशन का पता चलेगा, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार जितने हमारे संगठनों का आपस में तालमेल इस प्रकार होना चाहिए कि हम किस प्रकार लड़ रहे हैं बीजेपी या आरएसएस के लोगों से या ऐसी शक्तियों से जो हमें देखना नहीं चाहते, हमें पसंद नहीं करना चाहते या जो हमारी रास्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। इस प्रकार से हमारा कहते होना चाहिए जो हमारे 10-20 संगठन जो इंडिया में जो अच्छे सत्र पे जिनके 5-10 लाख मेंबर एक्टिव मेंबर हैं, जिनके 20-20 हजार लोग लखनऊ में, दिल्ली में, नागपुर में इकट्ठे हो गए दिसंबर के महीने में जो कन्वेंशन करते हैं, गांव से के लोग हैं या अन्य किसी भी संगठन के लोग हैं, उन लोगों से तालमेल कीजिए कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ। इस तरह से बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। जैसे इन लोगों ने बड़प्पन दिखा करके रामदेव को भी कहा ये हमारा भाई है, उसके माध्यम से सारे ओबीसी और यादवों को साथ लिया बीजेपी ने, सैनिकों के बीच में जाके कहा, व्यापारियों के बीच में जाके कहा। उन्होंने अम्बेडकर का विरोध नहीं किया बीजेपी ने, उन्होंने ये नहीं कहा दलितों को कि आप श्री राम को मानिए, उन्होंने नहीं कहा तो बजरंग बली को मानिए, उन्होंने कहा अम्बेडकर हमारा भी है और अपना कह करके हमारे वोट देंगे। हमें भी किसी को कहने की जरूरत नहीं की, कंपल्सन नहीं है कि आप आदिवासी होंगे, नहीं, हमें पता है कि ये हमारी विचारधारा का है, इसका भी दुश्मन बनी है। ये नाता बहुत अच्छा नाता है हमारा, इतना ही काफी है कि उसका भी दुश्मन है, उसका जो दुश्मन है हमारा दोस्त का दुश्मन भी दोस्त होता है। उसी प्रकार जितने भी जिस नाम से जो लोग संगठन में चले हुए हैं, आज हमें सामूहिक करने का, और मैं कहता हूँ आदिवासी जो मूवमेंट के जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, ये लोग बड़ा दिल करके उन लोगों को इन्विटेशन भेजें कि या तो हमारा नेतृत्व स्वीकार करो इन लोगों को उखाड़ने में, या हमारा करो, हम मिलकर चलेंगे, अलग नहीं चलेंगे, अलग अलग तरह करने। और लोग क्या, चाहे वो बाप से बीड़ी बोलकर की है, चाहे वो वामन इस्लाम के लोग थके लोगों से पैसा देते उनके गार्डन में थके लोग जाते आई साल 2-4 करोड़ का बम फोड़ देते हैं, राष्ट्रीय कन्वेंशन के नाम पे 4 दिन इकट्ठा करते हैं लोगों को। बहुत संख्या में आई साल इतने बम फोड़ देते हैं, पैसे का 5 करोड़ का 10 करोड़ का गरीब आदमी कहां से दे? उधर बसपा की मेंबरशिप चल रही है, उधर किसी और पार्टी की मेंबरशिप चल रही है, समाज देते देते थक गया है। अब हमें थकना नहीं, रिलीफ देना है, हमें उन लोगों को कहीं कंफर्टेबल फील कराना, कम से कम समय में कंफर्टेबल कराना। जब लोगों को पता चलेगा कि 4 बड़े संगठनों के नेता इकट्ठे बैठे हैं, एक मैसेज आएगा पॉजिटिव, ये कुछ अच्छा करेंगे। तो इसलिए मेरी यही विनती है इसको कैडर में शामिल किया जाए कि दूसरे संगठनों के अध्यक्ष डीजीपी साहब के साथ बैठे, डीजीपी साहब दूसरे अध्यक्ष के साथ बैठे कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ। जब बीजेपी की सरकार बनेगी, 17 पार्टियों से गठबंधन करके प्रधानमंत्री बन गए, क्या हम अपने संगठनों का गठबंधन नहीं कर सकते? क्या हमें करना है और गठबंधन करके आगे बढ़ना। आज हमारे घरों में 10 मिनट की परमात्मा का सिमरन आप नहीं कर पाए, और देख मुझे यही गुजारिश है गुरु जी के चरणों में दिनों ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक हो और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का परमात्मा प्रयास करें। सेंट्रल कार्यकारिणी में हर स्टेट से आए हुए महानुभाव सभी को हरियाणा के जो हम सेवादार आए हैं, आप थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए। परिचय तो दे दो पहले। तो उनको संगठन में शामिल होकर सेवा करने के लिए हरियाणा से जो आए हैं, और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ तो मैं गुरु जी की चरणों में सेवारत हूँ। मैं सतवीर सिंह कश्यप लंबरदार, सोशल वर्कर और इस टाइम गुरु जी ने बताया अग्रवाल के खेल में बहुत खेल लिए। आप भाजपा और रामदास अठावले के साथ प्रदेश के संगठन सचिव मंत्रियों जो कार्यकारिणी पार्टी की है, और जिस टाइम से अब तक गुरु जी के चरणों में शामिल हुआ हूँ, संगठन का मैंने नाम सुना और
कार्यकर्ता बना। मेरा इस सम्मेलन मौका क्योंकि हमारा राष्ट्रीय लेवल का सम्मेलन है। अधिकारियों ने अपने बात सुनी, सभी के राय में मेरा कुछ विचारों से एक तो प्राइमरी सदस्यता शुल्क जो 150 रुपये, मेरी राय है कि इसको प्राइमरी सदस्यता शुल्क 150 रुपये रखें और जो कार्यकारिणी के स्टेट लेवल, जिला लेवल और सेंट्रल लेवल उनकी सदस्यता शुल्क ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज्यादा ना कम, ताकि और वो सदस्यता शुल्क ऐसी है अगर उनकी प्रति जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने संगठन चलाना है, वो किसी की जेब से चलाना नहीं चाहते, अपनी जेब से चलाएंगे और उनके अंदर इतनी अच्छी भावना चाहिए अगर दूसरे का भी सदस्यता शुल्क अपनी जेब से लेकर उसको बनाए ताकि उसको उससे कारण उसको संगठन में जोड़ना।